गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऊष्मा रासायनिक समीकरण पहुंचे थे। एक्चुअली वो टॉपिक मैंने चला दिया था, लेकिन गलती की वजह से रिकॉर्ड का बटन जो है वो दबाने का रह गया, तो ये टॉपिक मेरे को फिर से चलाना पड़ रहा है। चलो, ऊष्मा रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण के जिसमें उसके मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान भी दिया गया हो तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? एक अभिक्रिया बता रहा हूँ, C2H5OH लिक्विड 3 टाइम्स ऑक्सीजन, अर्थात ये जो इथेनॉल है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इस प्रक्रिया के लिए मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान दिया गया है -1367 किलो जूल पर मोल। उसका मतलब ये है कि रासायनिक प्रक्रिया के साथ साथ उसकी मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान दिया गया हो तो इस रासायनिक समीकरण को ऊष्मा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। उपरोक्त समीकरण निश्चित ताप, मतलब कि ये वाला जो समीकरण है उसकी बात हो रही है, वह निश्चित ताप एवं दाब पर द्रव इथेनॉल का दहन दर्शाता है। एंथैल्पी परिवर्तन का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम लोग ये जानते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया के दरम्यान यदि ऊष्मा का शोषण होता हो तो इसका मूल्य प्लस होगा, परंतु यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी का मूल्य जो है वो नेगेटिव में बताया गया है। ऊष्मा रासायनिक समीकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित परिपाटियों को याद रखना आवश्यक है। उसमें से 2 दी गई हैं। पहला है, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिक्रियकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्देशित करते हैं। जैसे कि इथेनॉल के आगे कुछ नहीं है तो वो 1 लिखा जाएगा, तो उसके मोल 1 होंगे, इसके मोल होंगे 3। ये जो 2 है वो 2 मोल है और ये जो 3 है वो 3 मोल है। मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन की इकाई किलोजूल प्रति मोल है। उपरोक्त धारणा को समझाने के लिए हम निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करते हैं। ऐसा करना पड़ता है। चलो, हम लोग उस अभिक्रिया की ऊष्मा की गणना करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण Fe2O3 3H2 gives 2Fe plus 3H2O। इन सभी के लिए मानक विचलन एंथैल्पी के मान दिए गए हैं। पानी लिक्विड फॉर्म में है, उसकी मानक विचलन एंथैल्पी का मान है -285.83 किलो जूल पर मोल। मानक विचलन एंथैल्पी Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में है उसका मान दिया गया है -824.2 किलो जूल पर मोल। जबकि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणुक अणु है तथा हाइड्रोजन है, ये वाला वो द्विपरमाणुक अणु है तथा जो ये आयरन है वो तत्व है, अर्थात उसके लिए मूल्य होगा 0 किलो जूल पर मोल। अब इसके लिए मानक विचलन एंथैल्पी हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम लोग विचलन एंथैल्पी के द्वारा नहीं दर्शा सकते। क्यों नहीं दर्शा सकते? क्योंकि इसमें जो उत्पाद है वो अपने मूल तत्वों से प्राप्त नहीं किया गया।
तो अगर हम लोग उसी मानक विरेचन एंथैल्पी ज्ञात करनी हो, या तो हम लोग मानो कि इसके लिए एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना चाहें, तो अभिक्रिया एंथैल्पी क्या होगी? तो मानक अभिक्रिया एंथैल्पी होगी इस तरह से कि भाई पहला है, हम लोग ये जो एंथैल्पी लिखते हैं वो होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, या तो उत्पाद माइनस अभिकर्मक। उत्पादों की विरेचन एंथैल्पी का योग माइनस अभिकर्मकों की विरेचन एंथैल्पी का योग। पहले उत्पादों की विरेचन एंथैल्पी हम लोग लिखेंगे कि भाई उत्पादों की विरेचन एंथैल्पी में पहला उत्पाद है Fe, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते, फटाफट लिख देते हैं, इसका मूल्य रख देते हैं। 2 मोल उसके लिए Fe का 0 प्लस 3 मोल पानी के लिए माइनस 285.83, ये था उत्पाद। माइनस अभिकर्मक, अभिकर्मक है Fe2O3 का मूल्य माइनस 824.2, उसके मोल कितने हैं 1, प्लस 3 हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु है, इसलिए उसका एंथैल्पी का मूल्य हो जाएगा 0। 3 से गुणा इसका करेंगे, ये माइनस में मूल्य आएगा, माइनस 857.5 माइनस माइनस प्लस 824.2 गुणे 1, उतना ही आएगा, गुणे 0 कैंसिल हो गया। बड़ा मूल्य नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 33.3 किलो जूल पर मोल। ये हम लोगों ने विरेचन एंथैल्पी लिखी, ठीक है ना। मानो कि इस विरेचन एंथैल्पी को 1 नंबर दे रहे हैं। क्यों 1 नंबर दे रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ये हम लोगों को इसके लिए और एक प्रक्रिया करके देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर उत्पाद है उसके आगे 2 मोल हैं, तो इसको 1 करना हो तो क्या करेंगे कि सभी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सभी को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये अभिक्रिया कैसे लिख सकते हैं, फिर से अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी कि भाई हाफ Fe2O3 सॉलिड प्लस 3/2 हाइड्रोजन गैसियस गिव्स Fe सॉलिड प्लस 3/2 H2O, क्योंकि सभी को डिवाइड बाय 2 कर दिया गया है। इसके लिए अगर हम लोग अभिक्रिया एंथैल्पी, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करना चाहें तो पहले हम लोग उत्पाद के लिए लिखेंगे ये 1, उसका मूल्य 0, प्लस ये मोल हैं 3/2, पानी के लिए मूल्य कितना था माइनस 285.83, माइनस अभिकर्मक उसके मोल हैं हाफ। Fe2O3 का मूल्य यहाँ पर दिया गया था माइनस 824.2, प्लस अभिकर्मक हैं 3/2, ये है 0। चले तो 0 हो गया, इससे गुणा 3 करेंगे तो माइनस मिलेगा 3/2 गुणे ये, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा माइनस 428.7, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2, 424.2 डिवाइड बाय 2 तो 412.1, ये तो 0 हो गया। तो हम लोगों को आंसर मिल रहा है, माइनस में से प्लस जाएगा तो मूल्य बड़ा माइनस है, इसलिए माइनस 16.6 किलो जूल पर मोल होगा। ये हम लोगों को जो मानक एंथैल्पी मिली है, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी मिली है, वो प्रथम मानक अभिक्रिया एंथैल्पी के मूल्य से आधी है, क्योंकि ये 16.6 है, हमारा वो वाला मूल्य था 33.3, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तीसरा है कि भाई जब किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को उल्टा लिखा जाता है तब अभिक्रिया एंथैल्पी का मान का चिन्ह भी बदल जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को अभिक्रिया ऐसी लेनी पड़ेगी कि जो दोनों दिशाओं में चलती हो, जिसको हम लोग उत्क्रमणीय बोलते हैं। कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रक्रिया करते हैं तो एमोनिया गैस मिलती है। उसके लिए मानक
अभिक्रिया एंथैल्पी का मान माइनस 91.8 किलो जूल पर मोल है। मतलब कि जब एमोनिया बनता है तब रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। परंतु हम लोग यहाँ पर प्रक्रिया परिस्थिति ऐसी रखते हैं कि ये प्रक्रिया एक ही दिशा में न चलकर उत्क्रमणीय हो जाती है, तो एमोनिया गैस जो है वापस विघटित होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तब इसके लिए मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान 91.8 होगा, परंतु मूल्य पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हैस का नियम। चूंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, अतः एंथैल्पी परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था अभिकर्मक अंतिम अवस्था उत्पादों को प्राप्त करने की पथ से स्वतंत्र होती है। ठीक है ना भाई। अवस्था फलन क्या है कि भाई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, लेकिन उस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो हम लोगों को नहीं देखना है। पहले क्या था, अंत में क्या है, बस उससे हमको उतना ही मतलब है। लेकिन मध्य में जो पूरा पथ चला उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे शब्दों में एक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों की श्रृंखला में हो, एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है। इसे हैस नियम के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं। सही में हैस का नियम जो है वह ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए है जो एक से अधिक स्टेप्स में होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए है जो रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में होती है। मानो कि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक स्टेप में लिखें और उसके लिए कोई मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मूल्य जो भी आया हो, अब उसी अभिक्रिया को अगर हम लोग एक से अधिक स्टेप में लिखते हैं तो प्रत्येक स्टेप के लिए अभिक्रिया एंथैल्पी मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी स्टेप की अभिक्रिया एंथैल्पी का योग करेंगे, और वो योग किसके बराबर आएगा, उसी अभिक्रिया को जब पहले एक ही स्टेप में जब किया गया था, जब एक ही स्टेप में करके जो कंप्लीट किया गया था उस अभिक्रिया एंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग समझे तो इसके लिए हम लोगों को उदाहरण लेना पड़ेगा। तो उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे प्रक्रिया हो रही है। चलो एक रासायनिक प्रक्रिया लिखते हैं कि भाई कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, उसका दहन हो रहा है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है। तो इस अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी का मान क्या होगा। तो ये प्रक्रिया सही में जो है वो 2 स्टेप में होगी। कैसे हम लोग करेंगे, तो 2 स्टेप के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ कि कोई अभी थोड़ी देर के लिए ये अभिक्रिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम लोग 2 प्रक्रिया लिखते हैं कि भाई ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तब उसकी मानक विरचन एंथैल्पी का मान -393.5 किलो जूल प्रति मोल है। अब इस प्रक्रिया को देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो ये 2 प्रक्रिया लिखी। दूसरी प्रक्रिया के लिए मानक विरचन एंथैल्पी का मूल्य है -283.0 किलो जूल पर मोल। अब हम लोग इस प्रक्रिया को इन 2 स्टेप से तुलना करते हैं कि भाई हमको कार्बन ग्रेफाइट से क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तरफ मिल रहा है। लेकिन क्या इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं है, हाँ ये रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभिकर्मक को उत्पाद बना देंगे और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे उत्पाद की तरह है उसे अभिकर्मक बना देंगे। ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे हम लोग उल्टा। इसको ऐसा समझा जाएगा कि कार्बन ग्रेफाइट से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और दूसरा स्टेप ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रही है। अब ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया जो ऐसी थी उसको हम लोगों ने उल्टी कर दी है। अभिकर्मक को उत्पाद बना देना है और अब उत्पाद को अभिकर्मक बना देना है, तो ये वाला जो मूल्य है वो वही का वही रहेगा, परंतु चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मैं देखो बता रहा हूँ, इसको फिर से लिखता हूँ प्रक्रिया को कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए मानक विचलन एंथैल्पी का मूल्य है -393.5। अब इसको उल्टा लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल O2। उसके लिए मानक विचलन एंथैल्पी का मूल्य होगा 283.0। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का यहाँ 1 मोल है और ऑक्सीजन का यहाँ पे हाफ मोल है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मानो कि अणु समान हो तो उसका जोड़ घटाव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस होगा, एक में से आधा जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आधा। तो बोलो कार्बन ग्रेफाइट के बाजू में आधा ऑक्सीजन है, हाँ ये रहा। बाद में ये तो यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है समान है वो कट हो जाएंगे, माइनस हो जाता है। इसलिए बचेगा क्या, कार्बन ग्रेफाइट आधा O2 और 1 CO, क्योंकि एक में से आधा ये तो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये उत्पाद है, ये अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है, उनका क्या होता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रासायनिक प्रक्रिया थी ये वाली हमारी जो एक स्टेप में थी, उसको हम लोगों ने कितने स्टेप में कन्वर्ट कर दी, 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दी। तो भले ही रासायनिक प्रक्रिया को 2 स्टेप में कन्वर्ट करें तो क्या अभिक्रिया का मूल्य उतना ही आएगा जो पहले स्टेप में था। तो देखते हैं क्या होता है कि भाई अगर हम लोग इसके लिए प्रक्रिया लिखें तो मानक विचलन एंथैल्पी का मान, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान, ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, उनका योग करने वाले हैं। तो -393.5 प्लस 283, इसमें से ही कैंसिल होगा तो -110.5 किलो जूल पर मोल। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जब एक से अधिक स्टेप में होती है तो इन प्रत्येक स्टेप की मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान का क्या करते हैं, योग करते हैं, और वही होता है हेस का नियम। तो अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं को की समान तापमान पर मानक एंथैल्पी का योग होती है, जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी मानक अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान अगर मानो कि ये 3 स्टेप में होता है या एक से अधिक स्टेप में होता है तो फिर उन सभी का क्या होता है, योग किया जाता है। चलो, कहाँ जा रहे हो, हो गया बिल? नहीं, हाँ बराबर बराबर, ठीक है, चलो मैं इतना पूरा कर दूँ। देखो इस चैप्टर में हम लोगों को एंथैल्पी के बारे में जो है वो ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। बहुत सारी एंथैल्पियाँ हैं, उनके लिए हम लोगों को अभ्यास करना है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वही देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी। उसमें पहली एंथैल्पी है मानक दहन एंथैल्पी।
और उसे इंग्लिश दहन को इंग्लिश में कहते हैं कंबजन, इसलिए उसके लिए लिखा जाएगा डेल्टा एच सी। दहन अभिक्रियाएं प्रकृति से ऊष्माक्षेपी होती हैं। ये उद्योग, रॉकेट, विमान एवं जीवन के अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण होती है। स्वाभाविक है कि जब रासायनिक प्रक्रिया होती है, जब किसी का भी दहन किया जाता है तो उसमें से ऊष्मा प्राप्त होती है, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी होती है कि उसके अंदर से हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। मानक दहन एंथैल्पी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यह किसी पदार्थ की प्रति मोल वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके दहन के फलस्वरूप होता है। मतलब कि किसी भी पदार्थ को जब 1 मोल उसको दहन करवाया जाता है और जब ऊष्मा प्राप्त होती है उस मूल्य को हम लोग कहते हैं मानक दहन एंथैल्पी। खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर के मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। ब्यूटेन के 1 मोल के दहन से 2658 किलो जूल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों कि भी आप लोगों के घर जो गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर में से जो गैस को जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है, वो होता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊष्मा प्राप्त होती है, जो होती है 2658, जो बहुत ज़्यादा मात्रा है, जो खाना पकाने के लिए जो है वो पर्याप्त है। इसी प्रकार यदि हम लोग ग्लूकोज का दहन करें तो ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे दहन किया जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी प्राप्त हो रहा है और उसके लिए मानक दहन एंथैल्पी है -2802 किलो जूल पर मोल। आपको उदाहरण 6.9 जो है वो करना नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कणन एंथैल्पी। ठीक है, कणन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी क्या होता है कि भाई जो कोई द्विपरमाणुक अणु हो उसके आबंध को तोड़कर उसके परमाणु में जब रूपांतर किया जाता है तो परमाणु को रूपांतर करने के लिए उसे जो ऊष्मा दी जाती है और जब एंथैल्पी का परिवर्तन आता है उसे हम लोग कहते हैं कणन एंथैल्पी। जैसे कि उदाहरण है कि भाई हाइड्रोजन अणु, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य आबंध है। अब उस आबंध को ब्रेक करके हम लोग 2 हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं, लेकिन याद रहे कि रासायनिक प्रक्रिया गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। मतलब कि 1 मोल गैसीय अणु को तोड़कर 1 मोल गैसीय अणु को तोड़कर उसके परमाणु में रूपांतर करने के लिए होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को, अब वो होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्या है कि हम लोग उसे ऊष्मा दे रहे हैं तभी जाके उसका आबंध टूट रहा है, लेकिन उसके एंथैल्पी में परिवर्तन तो होता है, तो उसे एंथैल्पी कणन एंथैल्पी कहते हैं। तो इसके लिए कणन एंथैल्पी है 435 किलो जूल पर मोल। हम लोग उसे ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब कि ये ऊष्मा का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो द्विपरमाणु अणुओं को तोड़कर उसके परमाणु में रूपांतर होने के लिए जो हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं या एंथैल्पी का परिवर्तन हो रहा है उसे कणन एंथैल्पी कहते हैं। वैसे हम लोग द्विपरमाणु अणु ऐसा स्पष्ट बोलेंगे तो वो कणन एंथैल्पी सही में आबंध वियोजन एंथैल्पी भी हो जाती है। इसलिए हम लोग द्विपरमाणु अणु के शब्द का इस्तेमाल न करते हुए किसी पदार्थ का बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ का बोलेंगे। किसी पदार्थ के 1 मोल को तोड़कर उसके संबंधित परमाणुओं में बदलने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कणन एंथैल्पी है। जैसे कि पदार्थ लेते हैं हम लोग मीथेन, ठीक है ना, मीथेन अणु पदार्थ है, उसको तोड़कर उस कार्बन बनाया गया और हाइड्रोजन बनाया गया, तो उसके परमाणु में रूपांतर हुआ, कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु।
तब उसके लिए कड़न एंथैल्पी का मान 1665 किलो जूल पर मोल, मतलब कि इतनी ऊष्मा हमको देनी पड़ती है। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ उत्पाद केवल गैसीय अवस्था में ही होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई सॉलिड सोडियम से सॉलिड गैस बन रहा है, तब उसकी कड़न एंथैल्पी है 108.4 किलो जूल पर मोल। इस उदाहरण में कड़न एंथैल्पी और ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी एक समान है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड से वो किस में रूपांतर हुआ, सीधा गैस में, उसे क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहा जाएगा।